नमस्कार दोस्तों, फाइनली जेएसएससी सीजीएल 2023 आ चुकी है। कई सारे आपके मन में सवाल हैं कि जेएसएससी सीजीएल का सिलेबस क्या है, कैसे तैयारी करें, साथ ही साथ अलग अलग जो पोस्ट हैं उसमें कहाँ पे काम करना पड़ेगा, हमें रांची में रहना पड़ेगा, अलग अलग जिलों में रहना होगा या हमें प्रखंड में रहना होगा, उनकी प्रमोशन कैसे होती है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ सिलेबस जो है उस पर हम बात करेंगे, कौन कौन से रिसोर्सेज का आपको यूज़ करना चाहिए, कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए, साथ ही साथ यहाँ पे कौन सी रीजनल लैंग्वेज आपके लिए स्कोरिंग होने वाली है, जैसे खोटा स्कोरिंग होगी या हिंदी इंग्लिश जो है उससे काम चलेगा। ये सारी चर्चाएं इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। कई सारे कमेंट आते रहते हैं, जब मैं वीडियो बना रहा था उसके पहले भी एक कमेंट अभिषेक कुमार जी का आया था और उन्होंने यहाँ पे एक सवाल पूछा है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें जेएसएससी सीजीएल 2023, काफ़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। सचिवालय में आपको ये जो है पोस्ट मिलती है, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड होने वाली, बहुत सारे पोस्ट और भी इसमें ऐड होंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल उसके लिए इंतजार करते रहिएगा। और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे यदि इस वैकेंसी का नाम क्या है, तो जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं, झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 नियमित रेगुलर। तो एक रेगुलर और एक बैकलॉग, दो वैकेंसी है इसकी। ठीक है, मतलब रेगुलर का मतलब है नई वैकेंसी और बैकलॉग का मतलब पुरानी वैकेंसी उसमें ऐड हुई है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर इसके लिए क्या चीज़ें दी गई हैं। तो इसकी जो परीक्षा शुल्क है वो 100 रुपया है और SC/ST हैं तो 50 रुपये है। ठीक है, और इसमें जो है साफ साफ लिखा गया है कि कोई भी, मतलब कि अदर स्टेट के भी आप होंगे तो उसके लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें जो जिन्होंने ऑलरेडी फॉर्म भरा होगा, पुराना वाला 2000 पहले जो निकला हुआ था, वो आपने यदि भरा हुआ था, ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये वैकेंसी पहले भी आई हुई थी और उसे रद्द कर दिया गया था। ठीक है, कैंसिल करके फिर से नई वैकेंसी आई हुई है। तो जिन्होंने पहले फॉर्म भरा होगा उनको रजिस्ट्रेशन नंबर आपने यदि याद होगा, एप्लीकेशन नंबर, ठीक है, यदि याद नहीं है तो आप ईमेल आईडी खोलिए, उसमें जेएसएससी सर्च करिए, आपको वहाँ पे आपको दिख जाएगा पुरानी जो मैसेज वगैरह होंगी, तो उससे आप एप्लीकेशन नंबर और वहाँ पे OTP नंबर भी रहता है। ठीक है, उससे आप पता कर सकते हैं या आप इसको भी सर्च कर सकते हैं। मैं बताता चलूँ, एक एक डाउट यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। JGGLCCE, इसको भी आप सर्च करिएगा। यहाँ पे आपका जो सर्च बार होगा किसमें, तो जीमेल में, तो आपको पुरानी डेटा मिल जाएंगे। ठीक है, और कोई डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, बिल्कुल बेधड़क। और यहाँ पे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। एनालाइज फॉर यू ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इससे जुड़े हुए जितनी भी हम यदि बात करें प्रीवियस ईयर के प्रश्न या बहुत सारी बुक्स बिल्कुल फ्री में मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। ठीक है, तो आप जरूर वहाँ उसको ज्वाइन कर लीजिए और एनालाइज फॉर यू ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए। देखिए, आगे हम लोग बात करते हैं कि इसमें जो है, जैसा कि मैंने कहा कि ग्रेजुएशन होना चाहिए। आपने आइदर किया हुआ होगा, आपका बीटेक हो, चाहे आपने आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया हुआ होगा, ठीक है, या आपने कॉमर्स में किया होगा या आपने साइंस में किया होगा, ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, आप ग्रेजुएशन, यदि आप ग्रेजुएट हैं देन यू कैन अप्लाई। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या पोस्ट हैं। जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आप पर देख पा रहे हैं, सबसे पहली यहाँ पे क्या पोस्ट है, तो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, जिसे हम कहते हैं ASO, मतलब असिस्टेंट सेक्शनल ऑफिसर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हम लोग बात करें तो सचिवालय में आपको रांची में जो है ये मिलेगी पोस्ट। लेवल 7 की जॉब है, बहुत ही शानदार, आपको 55,000 से ऊपर की सैलरी यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है, और वाइट कॉलर जॉब है, बिल्कुल टेंशन वाली जॉब नहीं है। देखिए, यहाँ पे इन जॉब्स को लेने में दो तरह के यहाँ पे विद्यार्थी होंगे। ठीक है, जो बिल्कुल टेंशन लेना नहीं पसंद करते हैं, मतलब कि रांची में बैठ के सचिवालय में काम करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो फील्ड में काम करना चाहते हैं, जैसे ब्लॉक में। ठीक है, तो ब्लॉक में जो है कई लोग काम करना चाहते हैं, उसमें कई सारे सोर्सेस होते हैं। ठीक है, चीज़ें आप समझ रहे होंगे। तो अलग अलग तरह के लोग होते हैं, आप किस तरह की जॉब पसंद करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट पोस्ट है वो यही है, सबसे ऊपर वाला पोस्ट। ठीक है, इसमें थोड़ा आपको काम जो है वाइट कॉलर वाला मिलेगा, मतलब साफ सुथरा वाला काम यहाँ पे आपको ये मिलने वाला है। इसके सीटें हैं 347 और इसमें आपका लगभग 8 साल में जो है आप सेक्शन ऑफिसर बन जाएंगे, SO बन जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद इसमें प्रमोशन होती रहती है, आपको सेक्रेटरी लेवल, डिप्टी सेक्रेटरी के अंदर जो है रहना पड़ेगा, इस तरह से आपकी इसमें प्रमोशन होती रहती है। इसमें जैसा कि आप सीटें देख पा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं, 863। ठीक है, और अलग अलग जो है, जैसे आरक्षित, यहाँ पे देखिए, ध्यान देखिएगा,
जैसे अनरिजर्व की हम लोग, अनारक्षित का मतलब अनरिजर्व मतलब जनरल के लिए 347 है, अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी के लिए इतनी है। तो इस प्रकार से यहाँ पे दी गई हैं चीज़ें। अब अगला पोस्ट जो है वो है कनी सचिवालय सहायक, लेवल 2 की जॉब होगी। ये आप जो है आप जब जॉब प्रेफरेंस भरेंगे तो इसको आप सबसे नीचे रख सकते हैं। ये थोड़ी लो लेवल की जॉब होगी, आपको इसको नीचे आप रख सकते हैं इसको। हालांकि इसमें सीटें भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसकी जो सीटें हैं कुछ इस प्रकार से है, 135 अनारक्षित में, ठीक है, इस प्रकार से सीटें 335 इसकी हैं। अगला है श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, बहुत इंपॉर्टेंट जॉब है, लेबर डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ जॉब है, ठीक है। और इसकी क्या सैलरी वगैरह होगी, इसकी स्ट्रक्चर यहाँ पे दी गई है, उस पर हम लोग ऐसे ही एक बार में मैं दिखा दूंगा, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो यह श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, ठीक है, इसमें आपको 77 यहाँ पे अनारक्षित पोस्ट यहाँ पे दिख रहा है। ये भी बहुत अच्छी यहाँ पे जॉब है, ठीक है, इसको भी आप प्रेफरेंस में ऊपर रख सकते हैं। मगर मैं बोलूँगा इसको थोड़ा आप नीचे रख सकते हैं इसके ऊपर, मतलब सबसे पहले एएसओ को रखिए नंबर 1 वाला, उसके बाद देखिए, उसके बाद मैं दिखाना चाहूँगा प्लानिंग असिस्टेंट, यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं प्लानिंग असिस्टेंट, इसमें 3 पोस्ट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। अगली यहाँ पे है प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, बहुत ही उम्दा जॉब है और उसमें प्रमोशन बहुत ही शानदार होता है। वेलफेयर ऑफिसर इसको बोलते हैं, ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर। आप यहाँ पे सीधा अनुमंडल में उसके बाद आपका प्रमोशन हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद जिला में पहुँच जाएंगे आप, ठीक है, मतलब अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी बन जाएंगे, फिर जिला में आप बन जाएंगे। तो ये इसमें प्रमोशन बहुत ही शानदार होता है और जॉब भी बहुत अच्छी होती है इसमें, ठीक है। तो कल्याण डिपार्टमेंट जो है वेलफेयर ऑफिसर में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे बहुत सारे जो एसटी एससी के स्कूल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जो पहाड़िया स्कूल होते हैं उनमें आपको बहुत सारी फंडिंग वगैरह करनी होती है, बहुत रेसिडेंशियल स्कूल्स होते हैं उसमें, तो कई सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट होती है जिसमें वेलफेयर वाला जो काम होता है, ठीक है, कैसे आप अनुसूचित जाति जनजाति को आगे बढ़ा रहे हो, ठीक है, उनमें गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स होगी, चाहे वो पहाड़िया स्कूल हो, कल्याण विभाग की स्कूल हो, या अलग अलग बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, तो उससे ये जुड़ा हुआ विभाग है। तो बहुत ही ये अच्छा विभाग है, प्रमोशन भी अच्छा होता है, हर तरीके से ये बहुत ही ऊपर है। तो आप इसको भी टॉप में रख सकते हो, या तो एएसओ को नीचे आप इसको नंबर 2 में रख सकते हो। उसके बाद है प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर, ब्लॉक में काम रहने वाला है, इसमें भी प्रमोशन होगा। तो ये ब्लॉक लेवल का काम है, मगर ये भी बहुत ही शानदार जॉब है, ठीक है। देखिए ब्लॉक प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, जैसा कि हम यहाँ पे बात कर रहे थे, तो यहाँ पे ये सारे पोस्ट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 102, ये भी बहुत ही अच्छी पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद है अंचल निरीक्षक, ठीक है, सह कानून गो। तो आपको यहाँ पे अंचल निरीक्षक मतलब सर्कल आपको इंस्पेक्टर, सीआई जिसको बोलते हैं, सीओ के अंडर, मतलब सीओ के साथ में आपको बैठना है, बस सीओ के जस्ट नीचे वाला पोस्ट। और इसमें ये भी बहुत ही ज़बरदस्त जॉब है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे आप इसको जो है नंबरिंग करेंगे, ठीक है। तो चलिए कमेंट में करके आप बता दीजिएगा, आप में से कोई स्टूडेंट, कि इसमें आप कौन सा पोस्ट को आप सबसे नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से आप यहाँ पे 7 तक रखना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। इसमें जैसा कि लिखा गया है कि इसमें जो पोस्ट है बहुत सारी ऐड ऑन हो सकती है, बिल्कुल ऐड ऑन होने जा रही है, इसमें कुछ पोस्ट यहाँ पे आपको ऐड ऑन होती हुई दिखेंगी। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जो है, अब जैसा कि हम बात कर रहे थे कि इसमें कौन कौन सी यहाँ पे पोस्ट होने वाली है, उसकी लेवल क्या है। जैसा कि मैं बोल रहा था कि सहायक एएसओ जो है उसकी लेवल आप देख पा रहे हैं, पे लेवल 7, सबसे टॉप मोस्ट लेवल की ये पोस्ट है, ठीक है। काफ़ी ज़बरदस्त सैलरी है इसकी, और सब में आपको स्नातक जरूरी है, ठीक है, या समकक्ष जरूरी है, मतलब ग्रेजुएशन जो है आपको जरूरी है। जितने भी पोस्ट हैं वो सबके लिए, ठीक है। जैसा कि मैं बोल रहा था कनीय सचिवालय सहायक, ये सबसे नीचे रख सकते हैं क्योंकि लेवल 2 की जॉब है, सबसे कम आपको इसी में सैलरी मिलने वाली है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सैलरी को भी देख के आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे आपने समझ लिया चीज़ें। अब आगे हम लोग बात करें तो स्नातक जो है, आप फॉर्म जब अप्लाई कर रहे हैं, लास्ट जो फॉर्म की डेट होती है जुलाई में होगी इसकी, मैं आगे आपको दिखाऊंगा। तो उस तक फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट तिथि तक जो है आपकी क्वालिफिकेशन, मतलब आप ग्रेजुएट हो जाने चाहिए, ये इसमें साफ लिखा गया है, ठीक है। मतलब अपियरिंग वाले नहीं चलेंगे। अभी आप यदि अपियरिंग है, आपका लास्ट तक यदि आ जाता है एप्लीकेशन, आप जो अप्लाई करेंगे वहाँ तक, उस दिन तक आ जाता है, देन आप यू कैन अप्लाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ रिजर्वेशन वगैरह जो खिलाड़ी वगैरह होते हैं उनके लिए दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करें कि यहाँ पे जो उम्र तिथि की गणना है वो कैसे होगी। देखिए यहाँ पे 2 प्रकार के कैंडिडेट होंगे बेसिकली, हम लोग बात करें, एक तो पुराने कैंडिडेट और एक नए कैंडिडेट, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो नए कैंडिडेट होंगे यहाँ पे। नए कैंडिडेट के लिए क्या होगा कि उम्र तिथि आप यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं कि
न्यूनतम उम्र की जो गणना होगी, मतलब मिनिमम जो एज होगी, ठीक है, मिनिमम एज की गणना हो जाएगी 2023 से 1 अगस्त 2023, मगर अधिकतम जो उम्र है वो 2019 की होगी। मतलब आपको यहाँ पे 4 साल की छूट मिल रही है, ठीक है, तो बहुत अच्छी है, यहाँ पे आपको छूट जो है मिल रही है। मगर यदि आपने पहले बैकलॉग वाले में या पहले आपने यदि किया हुआ होगा 2015 में 19 में, ठीक है, आपने यदि पहले किया हुआ होगा अप्लाई, देन क्या होगा, देन आपके लिए क्या होगा, यहाँ पे अलग छूट मिलेगी और उसके लिए आप यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लिए कुछ इस प्रकार से, जैसा कि हम बात कर रहे थे, अधिकतम उम्र की गणना 2015 से 19, 10 इस प्रकार से यहाँ पे होगी, ठीक है। न्यूनतम जो आयु हम बात कर रहे थे इसकी 21 वर्ष है, ठीक है, न्यूनतम आयु जो है आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है वो कुछ इस प्रकार से है, जनरल के लिए 35 है, 37 है, आपके लिए यहाँ पे देख पा रहे हैं पिछड़ा वर्ग, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है इसकी आयु की गणना, जो आप आयु की गणना करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके अंदर आप फिट होते हैं या नहीं होते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। आगे यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको सिलेबस देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और आवेदन आप करेंगे तो jssc.nic.in वेबसाइट पे ही करें। कुछ फर्जी वेबसाइट भी चल रही हैं, jssc आप सर्च करेंगे ना, आपको नीचे में फर्जी वेबसाइट दिखेंगी। jssc.nic.in में आपको क्या करना है, तो अप्लाई करना है, दूसरे वेबसाइट में कभी नहीं भूल से जाना है, ठीक है। चलिए आप यहाँ पे जाति निवासी जो है जिनको अप्लाई करना है, इसकी पीडीएफ में आपको दे दूंगा। जो जाति निवासी देखना चाहते हैं किस फॉर्मेट में है, अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। हम सिलेबस पे बात करेंगे और जो अप्लाई डेट होगी उस पर हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर इसकी अप्लाई डेट क्या होगी। देखिए अप्लाई यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, देखिए उसी पे हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे संशोधन में आ रहा है कि जो आप फॉर्म अप्लाई करेंगे उसके बाद यदि कोई प्रॉब्लम मिस्टेक हो जाए तो इस डेट में 25 जुलाई से 27 जुलाई तक आप इसको एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है, ठीक कर सकते हैं उसको। उसके बाद आवेदन जो होता है वो आप कब कर पाएंगे, तो यहाँ पे 20 जून से 19 जुलाई के बीच आप इसको फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि डेट में कभी कभी क्या होता है कि आगे पीछे हो जाता है, इसलिए ग्रुप को, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जरूर ज्वाइन करिएगा टेलीग्राम ग्रुप, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, या JSSC JPSC बाय एनालाइज फॉर यू आप सर्च करेंगे तो उसमें भी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं परीक्षा का स्वरूप क्या होगा। परीक्षा में रिटन एग्जाम नहीं होगा। रिटन का मतलब है कोई भी आपको कन्वेंशनल टाइप के आपको आंसर नहीं लिखने, MCQ होगा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होने वाले। 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। पेपर 1 जो होगा वो हिंदी इंग्लिश का होगा, जिसमें 120 मतलब 60 के प्रश्न होंगे, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले नेगेटिव मार्किंग इसमें है, ठीक है। 3 आपको, आप यदि एक सही करते हैं 3 मार्क्स मिलेंगे, एक गलत करते हैं तो आपके नेगेटिव 1 नंबर काट लिए जाएंगे, मतलब 1/3 जो है वो नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। और सभी जो प्रश्न होंगे MCQ टाइप के होंगे। जैसा कि मैं यहाँ पे बोल रहा था कि देयर आर 3 पेपर, ठीक है। 3 पेपर कौन कौन से हैं? पेपर 1 जो है वो हिंदी इंग्लिश है, पेपर 2 रीजनल लैंग्वेज है, ठीक है, और पेपर 3 जो है वो आपके GS वाला पोर्शन है। तो पेपर 1 हिंदी इंग्लिश में आपके 120 प्रश्न, 60 प्रश्न, मतलब हिंदी के 60 और इंग्लिश के 60 प्रश्न। इसमें जो है आपको दोनों मिला के पास करना है। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ हिंदी में अलग से पास करना है, इंग्लिश में अलग से पास करना है, ऐसा नहीं है। दोनों मिला के आपको कितना लाना है, तो 30% मार्क्स लेके आना है। 30% लेके आते हैं आप, पास मान लिए जाओगे, और इसके जो नंबर है वो मेरिट में ऐड नहीं होगा। पेपर 1 का ऐड नहीं होगा, पेपर 2 और पेपर 3 से मेरिट बनेगा, ठीक है। तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कौन सा बुक आप यूज़ करेंगे? ल्यूसेंट का हिंदी आता है, ठीक है, ब्लू कलर की पेज की मैं कोशिश करूँगा यहाँ लगा देने की, तो आप उसको देख लीजिए। बुक लिस्ट मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी दे दूंगा, तो वहाँ से आप बुक लिस्ट अच्छे से देख लीजिएगा, जैसे रीजनल लैंग्वेज का बुक लिस्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के पास करना है, या सिर्फ आप हिंदी में पास कर जाइए, इंग्लिश में पास कर जाइए, जो भी आपका मजबूत होगा आराम से पास कर सकते हैं। आप ल्यूसेंट का जो है, जैसा कि हिंदी आप ले सकते हैं, वहाँ से ग्रामर पोर्शन कर लीजिए, आपका काम खत्म हो जाएगा। उसमें अनसीन पैसेज और ग्रामर दोनों ही पूछे जाते हैं, मतलब कहानी दे दिया जाएगा, उसके नीचे क्वेश्चन रहेगा, आंसर करिए, या साथ ही साथ ग्रामर वाला भी पोर्शन रहता है, ठीक है। तो आप उसको आराम से करिएगा। इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि प्रीवियस ईयर में JSSC किस प्रकार के हिंदी के प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वो मिलेगी हिंदी की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, या मैं कोशिश करूंगा कि उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, आप हिंदी वाला देख सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न JSSC हिंदी में पूछा करती है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने बोला कि इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे, दिस इज ओनली क्वालिफाइंग, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करते हैं पेपर 2 की।
पेपर 2 में आपको 2 घंटे मिलेंगे, ठीक है। पेपर 1 में आप यहाँ पे आपने देखा कि 2 घंटे, पेपर 2 में भी आपको 2 घंटे मिलेंगे। और रीजनल लैंग्वेज जो है, पहले हिंदी इंग्लिश नहीं था, अब हिंदी इंग्लिश ऐड कर दिया गया है। तो दीज आर द रीजनल लैंग्वेज, और इनमें से आपको किसी एक को चुनना है। आप पूछोगे सर किसको चुने, हिंदी इंग्लिश को चुने क्या? जो अलग स्टेट के होंगे उनको हिंदी इंग्लिश सुनना बेहतर लगेगा, मगर जो झारखंड के निवासी हैं, जिनको ये रीजनल लैंग्वेज में कोई भी आती है, तो ज़रूर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जैसे किसी को यदि खोटा नागपुरी आती है, आप इसमें से कौन सी आती है कमेंट करके ये बता दीजिए हमको, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग होंगे वो खोटा से जुड़े होंगे या नागपुरी से जुड़े होंगे, उनको ज़्यादा यह आता होगा। खोटा में मेरिट ज़्यादा बनने की संभावना है। अभिषेक कुमार जी ने सवाल पूछा था, उन्होंने कहा था कि सर इसमें जो है क्या नॉर्मलाइजेशन होगा क्या? देखिए, अलग अलग लैंग्वेज की नॉर्मलाइजेशन नहीं होती है, ठीक है। जैसा कि इसमें 100 प्रश्न रहने वाले हैं, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 100 प्रश्न रहेंगे, और 100 प्रश्न इसमें से कोई भी रीजनल लैंग्वेज वाला जितना मार्क्स लेके आएगा ज़्यादा, उसी का सिलेक्शन होगा। यदि खोटा वाले मान लेते हैं कि 100 स्टूडेंट ने ज़्यादा मार्क्स लेके आया, तो उन्हीं का सिलेक्शन होगा, दूसरे का नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन जो है ये नहीं होगी, तो इस पर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ऐसा रीजनल लैंग्वेज चूज करिए जिसमें ज़्यादा मार्क्स आए। अब हिंदी इंग्लिश में जो सवाल पूछा जाता है वो टफ पूछा जाता है हमेशा, और इसके सिलेबस होती है लंबी चौड़ी, जैसे गोदान आपको पढ़ना है, बहुत लंबा सिलेबस है। मगर जिनको कुछ भी नहीं आती खोटा, उनको तो लेना पड़ेगा। फिर उसके लिए मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप पैर में कुल्हाड़ी मार लीजिए, मगर जो खोटा की सिलेबस है इस बार कम की गई है, सिलेबस में परिवर्तन है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। खोटा की सिलेबस में इस बार परिवर्तन किया गया है, ठीक है, और उसकी क्या बुक लिस्ट होगी उस पर भी हम लोग बात करेंगे। देखिए, तो जैसा कि मैंने बोला खोटा की ज़्यादा सिलेक्शन होती है, जेपीएससी में भी ज़्यादा सिलेक्शन होती है, तो कोशिश करिए खोटा लेने की, आराम से आप इसको कर सकते हैं। और उसके लिए कैसे, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, बुक लिस्ट से बुक लीजिए। यूट्यूब में बहुत सारे फ्री आपको वीडियो मिलेंगे, ठीक है, आप यूट्यूब में आराम से फ्री से में जो है आप आराम से पढ़िए, ठीक है। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, सेल्फ स्टडी करिए, आप ज़्यादा बेहतर जो है निकाल पाएंगे। फिर भी आपको यदि सेल्फ स्टडी के बाद दिक्कत आएगी तो कमेंट करिएगा, ग्रुप से जुड़े रहिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपको क्या करना है, ठीक है। मगर जो इनिशियल रिकमेंडेशन होगी, जो बेहतर होती है, मैं उसको आपको हमेशा रिकमेंड करता हूँ, ठीक है। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया चीज़ें। अब हम लोग बात करेंगे, तो इसमें आपको कम से कम 30% मार्क्स लेके आना है, मगर पेपर 2 जो है वो मेरिट में जुड़ेगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स पेपर 2 में लेके आइएगा। मगर 30% यदि नहीं ला पाते हैं, देन आपका पेपर 3 चेक नहीं होगा, ठीक है, मतलब आप फेल हो जाएंगे, पूरा ही फेल हो जाएंगे आप, ठीक है। तो आपको ज़्यादा नंबर लेके आना है। उसके बाद आते हैं पेपर 3। पेपर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, और पेपर 3 की जो सिलेबस है, लंबी सिलेबस है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, 2 घंटे आपको मिलेंगे, 150 प्रश्न मिलने वाले हैं। और इसकी पूरी टेस्ट सीरीज पेपर 3 की मैंने डाल रखी है अपने एनालाइज फॉर यू ऐप पे, आप उसको जाके देख सकते हो, ठीक है। वो काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए साबित होने वाली है, तो आप ज़रूर, बाइलिंगुअल है वो, इंग्लिश हिंदी दोनों में है, ठीक है। तो इंग्लिश हिंदी दोनों एक ही जगह पे हैं, तो आराम से आप उसको देख सकते हैं, और हिंदी इंग्लिश में ही सवाल आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो उसी पैटर्न पे वो है, और प्रीवियस ईयर के प्रश्न मैंने उसमें डाले हैं, ठीक है। अब इसकी सिलेबस क्या है? सामान्य अध्ययन जीएस जो है उसमें 30 प्रश्न आएंगे। जीएस में कौन कौन सी सिलेबस है आगे हम लोग देखेंगे। सामान्य विज्ञान 20 प्रश्न आएंगे। कहाँ से करें सर? आप जो है एनसीईआरटी पढ़िए क्लास 9-10 की, बहुत ही बेहतर होने वाली है आपकी। उसके बाद सामान्य गणित है, इसमें आप 20 प्रश्न देखेंगे। तो सामान्य गणित जो है वो भी आप कर सकते हैं कैसे, तो आर्य सवाल है, या आप जो भी बुक यूज़ करते हैं जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, वो आपके सिंपल सवाल, पिछले बार तो बहुत सिंपल पूछा था गणित में, ठीक है, तो आप आराम से इसको भी कर सकते हैं। उसके बाद मानसिक क्षमता जो भी आप यूज़ करते हैं बुक, चाहे अरिहंत की हो, चाहे आप आर्य सवाल, जो भी आप यूज़ करते हैं उसको आप यूज़ करिए आराम से, ये भी निकल जाएगा। ये सिंपल सवाल पिछले बार पूछा था। कंप्यूटर का जो है आप क्राउन ले सकते हैं या लेसन ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करें झारखंड राज्य की, तो झारखंड राज्य की जो है वो 40 प्रश्न आने वाले हैं, और इसके लिए उड़ान पब्लिकेशन की बुक बेहतर रहने वाली है। हालांकि ये जितने भी नोट्स हैं वो मैंने भी बना रखे हैं, आप मुझसे भी प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आप जो है एनालाइज फॉर यू आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, उसमें भी मैं आपको दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी जाके कर सकते हैं, या एक व्हाट्सएप नंबर है मेरा, उसमें आप मैसेज कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर है 9474106242। कॉल नहीं करिएगा, ठीक है, कॉल रिसीव नहीं की जाएगी, आप इसमें सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करिएगा। चलिए
आगे हम लोग बात करेंगे तो इसमें आपको मेरिट बनेगा पेपर 3, इसलिए आप इसको जो है धुआं उड़ा के पढ़ना है। हालांकि 30% कम से कम लेके आना है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। अब हम लोग रीजनल लैंग्वेज पे बात करते हैं कि रीजनल लैंग्वेज, जैसा कि मैंने बोला कि रीजनल लैंग्वेज में आपको खोटा आपके लिए बेहतर होगा। तो चलिए खोटा की हम लोग बात कर लेते हैं कि खोटा में सिलेबस क्या है। सर खोटा की सिलेबस कुछ इस प्रकार से है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं व्याकरण का जो है पोर्शन है सेक्शन 1, उसके बाद आपका पद्य है, उसके बाद आपका गद्य मिलेगा। ठीक है, तो पद्य में आप जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, देखिए लोकगीत की परिभाषा है, परिचय है, खोटा भाषा के लोकगीतों का वर्गीकरण है, 10 विविध गीतों का अध्ययन आपको करना है। उसमें से आपको यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिएगा तो संस्कार गीत दिया है, विवाह गीत, सहियारी गीत, छठियारी गीत, 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10। तो बिल्कुल यहाँ पे 10 के 10 आपके दे दिए गए हैं कि 10 आपका कौन सा विविध गीतों का अध्ययन करना है। पिछली बार सिलेबस में यह प्रॉब्लम आई थी कि मतलब मेंशन नहीं था बहुत सारी चीज़ें, इस बार बिल्कुल सिलेबस को मेंशन कर दिया गया है तो आपके लिए आसान होगी। तो 10 के 10 आपको यही पढ़ने हैं। ठीक है, अब इसके लिए कौन सी आप बुक का यूज़ करेंगे मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, उसकी पिक्चर डाल दूंगा। मैं कोशिश करूंगा PDF भी आपको प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, तो मैं एक कोशिश पुरजोर लगाऊंगा और आपको कोशिश करूंगा इसके PDF। अभी फिलहाल आपको बुक लिस्ट की जो पिक्चर है वो जरूर दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, अब देखिए अगला है शिष्ट गीत या कविताएं। इसमें आपको खोटा भाषा की 10 प्रतिनिधि कविताएं एवं 10 गीत कविताएं आपको पढ़नी है। ठीक है, संतोष कुमार महतो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आपने कभी ना कभी देखा भी होगा, कई लोगों ने तो स्टार्ट भी किया होगा पढ़ाई। ठीक है, उसके बाद गीत आप देख पा रहे हैं, तो ये आप गीत यहाँ पे लिस्ट पूरी दी गई है, 10 यहाँ पे गीत आप देख पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद लोक कथा में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 10 लोक कथाएं और उसकी पूरी लिस्ट दी गई है। उसके बाद शिष्ट कहानी की हम लोग बात करें तो 8 की पूरी लिस्ट दी गई है। तो इस बार बहुत ही अच्छी तरह से जो है सिलेबस को बनाया गया है। और उसके बाद नाटक की बात करें तो चाबी काठी बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रीनिवास पानुरी जी का। ठीक है, इस प्रकार से साहित्यिक निबंध जो है जैसे भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक परब करम निबंध। ठीक है, तो ये जो है एड ऑन किया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये सिलेबस इस बार बहुत अच्छी है, तो आप इसको जरूर ट्राई करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।